नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, जिससे हर साल प्रीलिम्स में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मेंस के जीएस पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे कि विरूपाक्ष टेम्पल अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसकी वास्तुकला शैली क्या है, साथ ही साथ हम हम्पी के बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, हमारे संस्थान द्वारा एक ऑफर चलाया गया है जिसे नाम दिया गया है समर सेल। इसमें आपको यूपीएससी और साथ ही साथ पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% की आपको छूट दी जा रही है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में भी आपको छूट दी जा रही है। ये ऑफर हमारा 1 से 5 जून तक वैलिड रहेगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्योंकि 21 मई को जो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई थी, उसमें जो हमारी ये विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है विरूपाक्ष टेम्पल, इसका एक हिस्सा जिसे कहा गया है शालू मंडप, ये ढह गया है, यानी कि ये टूट के क्षतिग्रस्त हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि जो 21 तारीख को बारिश हुई उसके कारण ही ऐसा हुआ, पहले से जो इसके पिलर थे वो क्षतिग्रस्त हो रहे थे और साथ ही साथ इसकी जो नींव थी वो भी कमज़ोर होती जा रही थी। हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अधिकारी थे, उनका ये मानना था कि तकरीबन अभी 4 से 5 साल तक इन पिलर्स को कुछ नहीं होगा, ये पिलर्स ऐसे के ऐसे खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब 21 मई को बहुत तेज़ बारिश हुई तो ये पिलर टूट गए और यह हिस्सा पूरा जो था नीचे गिर गया। अब देखिए, जो शालू मंडप है, मंडप के बारे में अगर आप थोड़ी सी नॉलेज दें तो मंडप होते क्या थे, एक पिलर्स के ऊपर एक मंडप बना होता था जहाँ पर क्या किया जाता था, बैठकें की जाती थी। और जो व्यापारी लोग होते थे वो क्या करते थे, यहाँ पर पूजा से संबंधित जो भी सामग्री होती थी उन्हें यहाँ पर बेचते थे। इसके साथ साथ होता क्या था, कभी कभी जैसे जो भक्त आते हैं वो अगर थक जाते थे तो यहाँ पर उसकी छाया में वो विश्राम कर सकते थे, कुछ देर के लिए डेरा डाल सकते थे। चलिए आगे देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। ये कहाँ पर स्थित है विरूपाक्ष टेम्पल, तो ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और ये सांस्कृतिक विरासत के तहत हमारा 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो टेम्पल है ये 7वीं सदी में निर्मित किया गया सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है, जिसको आगे भव्यता किसके काल में दी गई, जो हमारा विजयनगर के राजा थे उनके काल में इसे आगे भव्यता दी गई। चलिए आगे देखते हैं, हम जानते हैं विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। यहाँ जो मंदिर है इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और भगवान शिव को विरूपाक्ष कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर पंपापति भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, यहाँ पर पंपापति कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शिव की पत्नी है उन्हें पंपा के रूप में पूजा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इनका क्या नाम कहा जाता है, पंपापति भी इन्हें कहा जाता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 7वीं शताब्दी में निर्मित ये बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है और साथ ही साथ ये कहाँ पर है, ये हम्पी स्मारक समूह का एक हिस्सा है, यानी कि हम्पी के जो स्मारक समूह है उनमें एक हिस्सा है। हम्पी में बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी मंजिलें हैं, तो उनमें से ये एक हिस्सा है। कहाँ पर अवस्थित है, ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर ये स्थित है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, जब 7वीं शताब्दी में ये बना, इसका निर्माण जब 7वीं शताब्दी में हुआ, उसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासन काल के तहत इसका पुनः निर्माण किया गया, यानी कि इसको भव्यता दी गई। आगे जब चालुक्य और होयसल का शासन आया उस काल में भी इसमें वृद्धि हुई। इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो गोपुरम है वो बहुत भव्य है, साथ ही साथ इसके गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही भव्य है। इसकी जो जटिल नक्काशी है, स्तंभों पर टिके हुए जो हॉल्स हैं वो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। जो गोपुरम इसका बना हुआ है, बहुत भव्य गोपुरम जो है, वहाँ पर क्या है, कुछ मूर्तियाँ हैं, नक्काशियाँ की हुई हैं, भगवानों की मूर्तियाँ हैं, पौराणिक दृश्य हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जानवरों के दृश्य भी इस गोपुरम पे दर्शाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो कौन सी है। आप सभी जानते होंगे कि हमारी जो मंदिर वास्तुकला शैली है इसमें 3 शैलियाँ आती हैं। एक आती है नागर, दूसरी आती है द्रविड़ और तीसरी होती है बेसर। नागर शैली जो है, हमारे नॉर्थ भारत के जो भी मंदिर बने हुए हैं वो किस में निर्मित हुए हैं,
नागर शैली से निर्मित हुए हैं। जो दक्षिण भारत के हमारे जितने भी मंदिर हैं उनका निर्माण किस में हुआ है? द्रविड़ शैली में हुआ है। बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का एक मिश्रण है, यानी कि एक मिश्रित शैली कहा जाता है बेसर शैली को। तो ये जो हमारा विरूपाक्ष मंदिर है ये हमारा किस पे? द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ है, यानी कि इसमें एक गर्भगृह है, संयुक्त हॉल है, सबसे विस्तृत हॉल जिसमें 100 स्तंभ हैं, यानी कि 100 पिलर्स उस हॉल के अंदर हैं। अब देखिए तीसरा आपको क्या बता रहा है, इसमें 3 गोपुरम हैं। एक सबसे भव्य गोपुरम जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी उसे कहा जाता है पूर्वी गोपुरम, जो सबसे बड़ा है। इसमें क्या है? 9 मंजिलें और 50 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा भी इस मंदिर परिसर में 2 गोपुरम और हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है आंतरिक पूर्व और दूसरे को कहा जाता है आंतरिक उत्तरी दिशा गोपुरम। ये 2 गोपुरम इसमें और हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। ये फिगर आप देखिए, ये हमारा द्रविड़ शैली से निर्मित एक मंदिर है। सबसे पहले जो मंदिर होता है उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी की जाती है और उस 4 दीवारी के बीचों बीच एक प्रवेश द्वार बना होता है जिसको क्या कहा जाता है? गोपुरम। इस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। और द्रविड़ शैली में जो गोपुरम होते थे इन पे बहुत अच्छी नक्काशी की जाती थी, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड दृश्य लगाए जाते थे, जानवरों के दृश्य होते थे और जो है देवी देवताओं की साथ ही साथ यहाँ पे मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। अब फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा मंडपम, बीच में यहाँ पे पूरा मंडपम है। जो हमारा पिलर्स के ऊपर बैठक के लिए जो मंडप बनता था उसे कहा जाता था मंडप। तीसरा आप इधर आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पूरा ये मंदिर बना हुआ है, इसको नाम दिया गया है विमान। जो हमारा द्रविड़ शैली में जो विमान होता था ये कैसा होता था? विमान जो होता था वो सीढ़ीदार पिरामिड होता था। इसके शिखर पर एक स्तूपिका रखी होती है, यहाँ पर एक स्तूपिका होती है शिखर पे, और साथ ही साथ एक अष्टकोणीय गर्भगृह होता है या वर्गाकार गर्भगृह होता है। इस गर्भगृह के द्वार पर यहाँ पर क्या लगा होता है? यहाँ पर बड़े बड़े द्वारपालों की मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं और ये माना जाता है कि ये जो द्वारपाल हैं ये मंदिर की रक्षा करते हैं। और जो मंदिर का पूरा परिसर होता है वहाँ पर एक जलाशय होता है। जो हमारी द्रविड़ शैली है इसकी शुरुआत मानी जाती है कि 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें बहुमंजिलीय गोपुरम बनते थे और ये पल्लवों ने इसको जन्म दिया था। किन्होंने जन्म दिया था? पल्लवों ने इसको जन्म दिया था। यानी कि सबसे पहला जो द्रविड़ शैली पे मंदिर बना था द्रविड़ वास्तुकला पे, वो किनके द्वारा बनवाया गया था? पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। आगे चोल काल में क्या हुआ? चोल काल में ये जो शैली थी वो और ज़्यादा बढ़ी, यानी कि और ज़्यादा इस शैली से मंदिर बनाए जाने लगे। फिर जैसे जैसे विजयनगर काल आया उसके बाद इस शैली का पतन होना स्टार्ट हो गया। अब इस शैली के एक उदाहरण तो हमने यहाँ पे देखा आपको विरूपाक्ष मंदिर। बाकी अगर उदाहरण की बात करें तो एक और हमारा यूनेस्को साइट है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। वो भी हमारा द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। एक आप मदुरै का मीनाक्षी मंदिर जो देखते हैं वो भी हमारा किस में बना हुआ है? द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। जो द्रविड़ शैली है इसमें वास्तुकला और चित्रकला का ये संगम है, यानी कि वास्तुकला और चित्रकला ये दोनों का संगम है क्या? द्रविड़ शैली। यहाँ पर आपको सारा समझ में आया कि द्रविड़ शैली क्या है। सबसे पहले यहाँ पे गोपुरम होता है। द्रविड़ शैली में सीढ़ी नुमा जो पिरामिड होता है, जो विमान होता है वो सीढ़ीदार होता है, पिरामिड की शेप में होता है। शिखर पर एक स्तूपिका रखी होती है, गर्भगृह पे द्वारपाल होते हैं, परिसर में जलाशय होता है। पल्लवों ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, पल्लवों ने इसे जन्म दिया था। चोल के काल में ये काफ़ी ऊपर शिखर पर पहुंची, इसमें बहुत ज़्यादा मंदिर बनने लगे। विजयनगर काल में क्या हुआ? विजयनगर काल के बाद इसका पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया। चलिए आगे देखते हैं, हम हम्पी के बारे में जान लेते हैं। हम्पी क्या है? कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसके अंतर्गत तकरीबन 1600 से अधिक जो है स्मारक इसके अंदर हैं, जिसमें किले, मंदिर, महल और बहुत सारी अन्य संरचनाएं आती हैं। हम्पी के उत्तर में क्या है? उत्तर में मान लीजिए ये हम्पी है तो हम्पी के उत्तर में इधर है तुंगभद्रा नदी और बाकी ये जो 3 साइड्स हैं यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, जिसकी वजह से हम्पी एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था और इसीलिए विजयनगर काल में इसे अपनी राजधानी बनाया गया। किसे? हम्पी को राजधानी बनाया गया। और इस क्षेत्र को पंपा क्षेत्र,
किष्किंधा क्षेत्र और भास्कर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी में अपनी राजधानी से बनाया था। कहाँ पर है ये? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले के में तुंगभद्रा बेसिन पर ये स्थित है। हम्पी में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो विरूपाक्ष मंदिर, कृष्ण मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर, ये बहुत ही फेमस इसके मंदिर हैं। और विरूपाक्ष मंदिर जो है शिव को समर्पित है और इन्हें पंपापति के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। दूसरा आपका यहाँ पर देखिए विट्ठल मंदिर, यहाँ पर जो है ये विट्ठल मंदिर जो है ये देवराय द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के विट्ठल रूप में इनकी पूजा की जाती है इसमें। यहाँ पर जो तीसरा है हजारा राम मंदिर, ये जो मंदिर है ये अपनी नक्काशी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नक्काशी और जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो हम्पी के खंडर थे उनको वर्ष 1800 में जो कर्नल कार्लिंग मैकेंजी थे, इंजीनियर थे ये एक, और एक पुरातत्वविद थे, इनके द्वारा खोजा गया था। और हम्पी को विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो हम्पी का एक रथ है, हम्पी में एक रथ है जो पत्थर से निर्मित है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। 3 पत्थर से निर्मित रथ हैं जिनमें से एक है हम्पी में और एक कहाँ पर है? एक है हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर में जो कि उड़ीसा में है, ओडिशा में है। दूसरा हमारा कहाँ पर है? महाबलीपुरम। दूसरा रथ कहाँ पर है? महाबलीपुरम में, जो कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और तीसरा कहाँ है? तीसरा हमारा है हम्पी में है ये रथ, और वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये सब हमने आपको बताया कि हमारी जो हम्पी है, हम्पी के बारे में आपको बताया, विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में बताया, साथ ही साथ आपको यहाँ पे द्रविड़ शैली के बारे में भी संक्षिप्त में बताया। आगे इससे वीडियो से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर में शिव की पूजा किसके पति के रूप में की जाती है? पहला ऑप्शन है पार्वती, दूसरा ऑप्शन है गौरा, तीसरा ऑप्शन है पंपा, चौथा ऑप्शन है मीनाक्षी। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकें। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।